गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक का चयन किया है, सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 11वीं मुलाकात है और हम सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का जो 5वां प्रकार है एकीकरण, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा सामाजिक एकीकरण के रूप, फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटीग्रिटी। सामाजिक एकीकरण के प्रमुख 4 रूप हैं: संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, सांस्कृतिक मूल्यात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवादी। पहला है सामाजिक प्रक्रियात्मक एकीकरण। मानव की अनेक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनमें से शारीरिक, आर्थिक, भावात्मक, व्यवस्थात्मक एवं मूल्यांकनात्मक आवश्यकताएं प्रमुख हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में कई संरचनाएं विकसित हुई है जो अनेक प्रकारों को करती है। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कुछ मुख्य तत्वों का उल्लेख किया है। वे हैं नातेदारी व्यवस्था, सत्ता एवं धर्म। सामाजिक संरचना के ये सभी तत्व किसी न किसी रूप में सामाजिक एकीकरण में योगदान करते हैं। नातेदारी व्यवस्था नातेदारों को परस्पर जैविकीय एवं भावात्मक आधार पर जोड़ती है। परिवार, गोत्र और विवाह के संबंध में समाज और समूह के अस्तित्व को बनाए रखने एवं सदस्यों को भावात्मक आधार पर जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, किंतु नातेदारी के द्वारा एक सीमित समूह में ही एकीकरण किया जाता है। श्रम विभाजन, राज्य तथा धर्म का एकीकरण का दायरा विस्तृत होता है। दुर्खिम ने सामाजिक एकीकरण एवं दृढ़ता में श्रम विभाजन के योगदान की विस्तृत चर्चा की। सरल समाजों, छोटे समूहों तथा परिवार एवं नातेदारी पर आधारित संगठनों में श्रम विभाजन लिंग और आयु भेद पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के समाजों को दुर्खिम यांत्रिक दृढ़ता वाला समाज कहते हैं। जब जनसंख्या बढ़ती है और समूह का आकार बढ़ जाता है तो श्रम विभाजन का रूप परिवर्तित होता है। तब लिंग और आयु भेद के स्थान पर व्यवसाय, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं योग्यता के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है तथा सदस्यों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है, जो एकीकरण को जन्म देती है। दुर्खिम जटिल समाजों में पाए जाने वाली इस प्रकार की दृढ़ता को सावयवी दृढ़ता या एकता कहते हैं। राज्य और धर्म भी समाज में एकता उत्पन्न करते हैं। कृषक और जनजातीय समाजों को संगठित और एकीकृत करने तथा आधुनिक औद्योगिक लोकतांत्रिक समाजों में समन्वय स्थापित कर एकता पैदा करने में शक्ति और राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार से धर्म भी अपने अनुयायियों में एकता उत्पन्न करता है। ईसाई धर्म में एकता पैदा करने में चर्च की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और दूसरा है सांस्कृतिक मूल्यात्मक एकीकरण। प्रत्येक समाज और समूह की अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति भी एकीकरण में सहायक होती है। सांस्कृतिक प्रतिमान और मूल्य लोगों के व्यवहारों का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। समाज में सही और गलत का निर्धारण करने एवं विचारों में एकता तथा सहमति पैदा करने में सहायक होते हैं।
इस कार्य में समान भाषा, धर्म, प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, वेशभूषा, प्रतीक और चिन्ह, विश्वास, विचारधारा और कर्मकांड भी योगदान देते हैं। तीसरा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकीकरण। समाज और व्यक्ति के एकीकरण में मनोवैज्ञानिक कारकों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। मानव की अनेक जैविकीय, आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की अनेक उपव्यवस्थाएं जैसे परिवार, गोत्र, नातेदारी, धर्म, सत्ता, अर्थव्यवस्था आदि, जब इन उपव्यवस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों को संतुष्टि प्राप्त होती है तो समाज में एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। विभिन्न उपव्यवस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता के भाव एवं आंतरिक उत्साह भी समाज में एकीकरण पैदा करते हैं। और चौथा है द्वंद्वात्मक भौतिकवादी एकीकरण। इस प्रकार के एकीकरण का उल्लेख संघर्षवादी विचारधारा के लोग प्रमुखतः मार्क्स करते हैं। उनका मत है कि वर्गों पर आधारित समाज व्यवस्था में विभिन्न वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष पाया जाता है। संघर्ष के दौरान विभिन्न वर्गों में एकीकरण पैदा होता है, जिसका आधार अपनी हित रक्षा करना होता है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति पर जब वर्ग समाप्त हो जाते हैं तथा समाजवाद की स्थापना हो जाती है, तब भी समाज में एकीकरण उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे एकीकरण तथा सात्मीकरण, इन दोनों में क्या संबंध है। इंटीग्रेशन एवं एसिमिलेशन। एकीकरण तथा सात्मीकरण एक नहीं है, इन दोनों में कुछ अंतर है। पहला, एकीकरण एक लक्ष्य है जिसे सात्मीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, सात्मीकरण में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में समानता उत्पन्न हो जाती है, जबकि एकीकरण में सामाजिक संगठन की इकाइयों में एकजुटता उत्पन्न होती है। तीसरा, एकीकरण में इकाइयों की पृथकता बनी रहती है, वे कुछ मुद्दों पर समान रूप से प्रयास करते हैं। सात्मीकरण में एक सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह के मूल्यों, उद्देश्यों और विचारों को अपना लेता है। और चौथा है, एकीकरण में इकाइयों में एक रूपता की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, जबकि सात्मीकरण में इकाइयों में पूर्ण समरूपता पाई जाती है। इसी के साथ मित्रों, अपना सामाजिक प्रक्रिया का सहयोगात्मक पक्ष समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में मैं आपसे सामाजिक प्रक्रिया के असहयोगात्मक पक्ष, हिंसा, प्रतियोगिता, इसकी आपसे बात करूंगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह रहती है, आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या, जिज्ञासा के संदर्भ में कमेंट्स करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, आपके परिवारजन, मित्रजन सब स्वस्थ रहें। अभी कोरोना मित्रों गया नहीं है, हमें पूर्ण सावधानी बरतनी है और साथ ही राज्य सरकार जो समय समय पे अनुदेश जारी करती है, गाइडलाइन जारी करती है, उसकी हमें पालना करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अध्ययन अध्यापन करते रहना है। इन्हीं समस्त शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।